Dear students, welcome to the Smart Political World. Dear students, आज की अपनी वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। वैसे तो हम अपनी वीडियो सीरीज़ में आज संसद पर चर्चा करने जा रहे थे, लेकिन हमारे कई स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आ रहे थे, जैसे कि पूजा यदुवंशी, दीपिका, मधु, नवीन शर्मा, कृष्ण आदि स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पहले प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में उनके जो क्वेरीज़ हैं उनको क्लियर किया जाए तथा उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाए। तो हमने सोचा कि पहले आज प्रस्तावना के ऊपर भी वीडियो बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तावना को देखने से पहले मैं चाहूँगी कि आपके 2-3 पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और वो आपके मस्तिष्क में होने चाहिए। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेरुबारीवाद। बेरुबारीवाद का सीधा संबंध भारतीय संविधान की प्रस्तावना से है। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी। वो क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट है, एक दूसरा वाद है और वो है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, और ये मामला है 1973 का। यानी कि बेरुबारीवाद के ठीक 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया, और एक ऐसा डिसीजन जो पहले वाले डिसीजन के बिल्कुल विपरीत है। ये जो केशवानंद भारती वाद है, ये भारतीय न्यायिक मामलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस निर्णय के समय 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी और उस समय A.K. सीकरी भारत के चीफ जस्टिस होते थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले पर यू टर्न लेते हुए फैसला दिया कि प्रियम्बल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और न केवल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बल्कि जिस प्रकार संविधान में संशोधन किया जा सकता है उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। और ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और संविधान के निर्वचन करने में प्रस्तावना से मदद ली जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केशवानंद भारती मामले का प्रस्तावना से सीधा संबंध है। तो ये दोनों बातें तो आपको याद रखनी है। साथ में मैं एक पॉइंट की और भी चर्चा कर देती हूँ, वो है S.R. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994। इसका भी भारतीय प्रस्तावना से संबंध है। देखिए, इसको जान लेते हैं। S.R. बोम्मई कौन थे? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इनकी सरकार पर केंद्रीय सरकार ने आरोप लगाया कि वहाँ पर जो शासन है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, और वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक संकट की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और S.R. बोम्मई जी कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक बात कही कि प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो आप इन तीनों मामलों को याद रखेंगे और उसके बाद आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना पर आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पूरी प्रस्तावना को अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है। वैसे तो ये जो प्रस्तावना है यह राजनीति शास्त्र के प्रत्येक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें केवल 6-7 लाइनें हैं, ये आसानी से याद हो सकती है। तो देखिए क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मोर्पित करते हैं। यहाँ पर मैंने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को लाल अक्षरों में दर्शाया है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। मूल रूप से तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था, लेकिन ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि प्रस्तावना आखिर क्या है, व्हाट इज द प्रीएम्बल। तो देखिए, प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ने से हमारे सामने तीन बातें क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात कौन सी है कि संविधान का स्रोत क्या है। जो कानून हमने बनाया है, जो संविधान हमने बनाया है, उसका स्रोत क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड बात कौन सी क्लियर होती है कि ये जो संविधान है इसका विस्तार कहाँ तक है, यह कहाँ तक लागू होता है। और एक तीसरी बात है कि हमारा जो कानून है, जो संविधान है, वो किस तिथि से लागू हुआ। तो ये तीन बातों को स्पष्ट करने वाला जो दस्तावेज है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। अब इस प्रस्तावना को पढ़ने से हमारे सामने कौन कौन सी बातें क्लियर होती है, आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हमारे सामने लाइन आती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस पहली लाइन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। एक तो सबसे पहले इससे यह बात क्लियर होती है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो पहली लाइन है उस पर, या प्रस्तावना है उस पर किसका प्रभाव है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है इसके ऊपर अमेरिका का प्रभाव है, क्योंकि अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं शब्दों से शुरू होती है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमने भी अपनी प्रस्तावना को इन्हीं शब्दों से शुरू किया है, अतः हमारी प्रस्तावना की आरंभिक लाइन अमेरिका से प्रेरित है। और दूसरी बात जो इससे पता चलती है वो यह पता चलती है कि हमारा जो संविधान है उसका स्रोत भारत की जनता है। हमारा संविधान अपनी समस्त पावर, समस्त शक्ति जनता से प्राप्त करता है। यहाँ पर एक और बात भी स्पष्ट होती है, इसका उल्लेख भी मैं आपके सामने करना चाहूँगी। देखिए, आप और हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि पिछले दिनों से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में क्या चल रहा है। दोनों में यह होड़ लगी हुई है कि सुप्रीम कौन है। यहाँ पर यही प्रश्न खड़ा होता है कि सुप्रीम कौन है, न्यायपालिका सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है, या फिर संविधान सुप्रीम है। लेकिन जिनको संविधान की प्रस्तावना की जानकारी है, जिसने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा है, वो पहली लाइन को पढ़ते ही पता लगा लेंगे कि ना संसद सुप्रीम है, न सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है, न संविधान सर्वोच्च है, बल्कि भारत की जनता सुप्रीम है। क्योंकि संविधान अपनी सारी शक्ति भारतीय जनता से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर पहली लाइन देखने से हमारे सामने दो पॉइंट क्लियर होते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है, तथा सुप्रीम कौन है, तो सुप्रीम भी कौन है, भारत की जनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रस्तावना को देखने से क्या क्लियर होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इन लाइनों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि अगली लाइन में यह क्लियर किया गया है कि भारतीय सरकार का स्वरूप कैसा होगा, भारत की सरकार कैसी होगी, उसकी नेचर कैसी होगी। तो इसमें 5 बातें दी गई हैं। जैसा कि हमने बताया कि 3 बातें तो मूल संविधान में थी, भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 3 बातें तो मौलिक संविधान में थी। लेकिन समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इन दोनों शब्दों को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब आइए इनका एक एक का अर्थ देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हम प्रभुत्व संपन्न शब्द को लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से पता चलता है कि भारत देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन स्टेट है। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों में बिल्कुल स्वतंत्र है। इसके लिए वह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही अन्य देश के अधीन है। इसका अर्थ है कि भारत अपने कोई भी निर्णय स्वयं ले सकता है। अगर किसी दूसरे देश से संधि करनी है, कोई समझौता करना है, मित्रता करनी है, तो भारत का स्वयं का अपना फैसला होगा, अपना निर्णय होगा, ना कि किसी अन्य देश का। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर के कॉमनवेल्थ की सदस्यता को लेकर अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, तो क्या वह संप्रभु है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत अगर कॉमनवेल्थ का सदस्य है तो यह भारत के संपूर्ण प्रभुसत्ता के बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ का सदस्य भारत स्वयं अपनी स्वेच्छा से है। यह उसका स्वैच्छिक निर्णय है, ना कि किसी के अधीन। अतः भारत पूर्णतः एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न देश है। अब हम दूसरी विशेषता को लेते हैं। दूसरी है समाजवादी। प्रस्तावना को पढ़कर देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी देश है। नेहरू जी उस समय समाजवाद से बहुत अधिक प्रेरित थे। उन्होंने देखा था कि रूस जैसे देश ने समाजवाद को लागू करके थोड़े ही समय में बहुत अधिक आर्थिक प्रगति कर ली है। अतः नेहरू जी ने भी भारत को समाजवादी बनाने पर जोर दिया। अगर हम देखें तो दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में बांट सकते हैं, समाजवादी तथा दूसरा है पूंजीवादी। तो भारत एक समाजवादी देश है। समाजवादी देश कौन सा होता है? एक ऐसा देश जिसके भौतिक साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पर जो संपत्ति होती है उसका निजीकरण नहीं होता है। भौतिक साधनों का वितरण जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए सरकार के हाथों में होता है। तो भारत भी एक समाजवादी देश है। यहाँ पर जो भौतिक साधन हैं उनका जनता में समानता के आधार पर वितरण किया जाता है तथा धन का जो संकेंद्रण है वह केवल कुछ ही हाथों में केंद्रित नहीं होगा। यह जो है इससे पढ़ने से पता चल जाती है। और अब हम इसकी तीसरी विशेषता को देख लेते हैं। और तीसरी विशेषता प्रस्तावना में कौन सी दी गई है? तीसरी विशेषता है पंथ निरपेक्षता। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। देखिए, अमूमन भारत में पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता दोनों का एक ही अर्थ ले लिया जाता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ से देखें तो दोनों में अंतर है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का एक ही पंथ नहीं होगा, भारत किसी एक ही पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि भारत के लिए सभी पंथ समान होंगे। और अगर दूसरी तरफ हम धर्मनिरपेक्षता का अर्थ देखें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इससे अलग है, क्योंकि देखिए धर्म से निरपेक्ष तो कोई सरकार हो ही नहीं सकती है। अगर हम भारतीय साहित्य में देखें तो वहाँ पर धर्म का अर्थ सत्य से, नैतिकता से और मूल्यों से लिया जाता है। अब
इन मूल्यों से रहित तो कोई सरकार हो ही नहीं सकती है, अतः वह धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकती है। लेकिन क्योंकि अमूमन पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारत में एक ही ले लिया जाता है, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भी यही है कि भारत का एक धर्म नहीं होगा, भारत किसी एक ही धर्म को बढ़ावा नहीं देगा तथा भारत के लिए सभी धर्म समान होंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम इसकी चौथी विशेषता देख लेते हैं। चौथी विशेषता है लोकतंत्रात्मक। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। यह बात प्रस्तावना को पढ़ने से हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही सरल सी परिभाषा से आप सभी वाकिफ़ होंगे। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा सरकार को कहते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में भी सरकार का चुनाव जनता करती है। हालांकि ये अलग बात है कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र होता है। तो भारत में कौन से लोकतंत्र को अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को भारत में अपनाया गया है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसके चुनाव में भाग लेते हैं। तो प्रस्तावना के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। और पांचवी जो हमारी सरकार की विशेषता है वो है गणराज्य, रिपब्लिक। इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। जिस देश का जो सर्वोच्च पद है उस पद के अधिकारी का चुनाव जब जनता करती है, उसका निर्वाचन होता है, उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, तो वहाँ पर गणराज्य पाया जाता है। अब भारत में भी जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यहाँ पर राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, बल्कि हर 5 साल में एक बार राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया जाता है। हालांकि उस निर्वाचन में जनता नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना को पढ़ने से हमारे सामने हमारी सरकार के स्वरूप के बारे में, नेचर के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अब आगे प्रस्तावना को पढ़कर देखते हैं और आगे पता लगाते हैं कि और हमारी प्रस्तावना को पढ़ने से क्या क्या क्लियर होता है। इसके बाद देखिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इन लाइनों को पढ़कर देखने से हमारे सामने स्पष्ट होता है कि आगे प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। और वास्तव में तो जहाँ पर उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है उसे ही संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, उसे ही उद्देशिका कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में भारतीय संविधान के उद्देश्यों को हमारी प्रस्तावना में लिख दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन से उद्देश्य हैं, इन 6-7 लाइनों को पढ़कर देखने से हमारे सामने संविधान के सारे उद्देश्य स्पष्ट हो जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद दिए गए हैं तथा 22 भाग दिए गए हैं और अनुसूचियों की संख्या है 12। लेकिन अगर इनको हम गिनती के तौर पर देखें तो हमारे संविधान में 463 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी हैं। तो इस प्रकार से देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसकी प्रस्तावना में, इसके उद्देश्य में देखिए क्या क्या दिया गया है, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रस्तावना में देश के समस्त नागरिकों को न्याय उपलब्ध करवाने की बात की गई है। तो कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक,
तथा राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि न्याय प्रदान करने की प्रस्तावना में जो ये सीक्वेंस दी गई है, जिस क्रम में ये न्याय बताए गए हैं, आपको उसी क्रम में याद करना है। पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय तथा अंत में राजनीतिक न्याय, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा गया है कि सही क्रम बताइए कि हमारी प्रस्तावना में न्याय की क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम है। तो आपको इसी क्रम में जो है इसको याद करना है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि हमारे जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, जो DPSP है, उनमें भी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। आर्टिकल 38 है, 38A तथा 38B है, वहाँ पर भी नागरिकों के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जनता को न्याय प्रदान करने की बात भारत के संविधान में कहाँ पर उल्लेखित है। तो हम बता सकते हैं कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में तथा प्रस्तावना में दोनों जगह नागरिकों को आर्थिक न्याय देने की बात कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्याय की बात करने के बाद हमारी जो प्रस्तावना है वह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है। आगे जो है नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। और यहाँ पर प्रस्तावना को हम पढ़कर जब देखते हैं तो यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीफ, धर्म, रिलीजन, उपासना, वर्शिप। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 19 है, उसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं नागरिकों को देने की बात कही गई है। वहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जब हम प्रस्तावना में पढ़ करके देखते हैं तो वहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि नए तरीके से प्रश्न पूछने का ट्रेंड चला हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की बात, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की बात कहाँ कहाँ पर की गई है। तो हम यहाँ पर प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकार दोनों का नाम लेंगे, दोनों ही हमारे उत्तर में शामिल होंगे। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, लेकिन भाषण, अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अब इस स्वतंत्रता को देख लेने के बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रस्तावना को पढ़ने से हमारे सामने और क्या क्लियर होता है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगली बात प्रस्तावना में समानता की गई है। सभी नागरिकों को अवसर की समानता उपलब्ध करवाने की बात प्रस्तावना में की गई है। अवसर की समानता जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें जो है आर्टिकल 16 में भी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि अवसर की समानता की बात कहाँ कहाँ की गई है, तो वो प्रस्तावना में तथा साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता नागरिकों को उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद देखते हैं कि प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एक और शब्द हमारी प्रस्तावना में आया है, और वो है बंधुता, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। ये जो शब्द है ये हमने कहाँ से लिया है?
ये हमने फ्रांस से ग्रहण किया है, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव ये 3 शब्द जो है फ्रांस की क्रांति के नारे थे। ये 3 नारे वहाँ की फ्रांस की क्रांति में दिए गए थे, तो वहीं से हमने ये बंधुता शब्द, भ्रातृभाव शब्द हमने वहीं से अपने संविधान में अपनाया है। तो सभी नागरिकों में बंधुता बढ़ाने की बात जो है हमारे प्रस्तावना में की गई है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो ब्रदरहुड शब्द है ये हमारे संविधान में एक जगह और भी प्रयोग किया गया है। वो संविधान के भाग 4 के जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वहाँ पर आर्टिकल 51A में भी भ्रातृभाव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रस्तावना में भी बंधुता शब्द दिया गया है तथा हमारे संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों में आर्टिकल 51 में भी भ्रातृभाव शब्द का प्रयोग किया गया है। इन सब को देख लेने के बाद आइए देखते हैं और हमारी प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, यानी कि आगे हमारी जो संविधान है उसको लागू होने की तिथि का वर्णन किया गया है, और वो तिथि है 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 394, और इस आर्टिकल 394 में कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं? 16 आर्टिकल्स दिए गए हैं। 16 आर्टिकल्स तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। याद रखिएगा, जब मैं बात करती हूँ कि ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ तो मैं 15 अगस्त 1947 के बाद की बात करती हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ऐसा गणतंत्र गणराज्य भारत के इतिहास में पहली बार हुआ तो मैं 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रही हूँ। तो ये जो 16 आर्टिकल्स थे ये तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन बाकी के बाकी जो 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं, वो हमारे संविधान के लागू होने के साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपति ने, श्री राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तथा उन्हें राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया। तो ये सभी बातें आपको पढ़ने से स्पष्ट हो गई होंगी हमारी संविधान की प्रस्तावना के बारे में, कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमसे कौन कौन से प्रश्न इस प्रस्तावना के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के पढ़ने से क्या क्या पता चलता है, क्या क्या स्पष्ट होता है। तो हमने शुरू से और आखिरी तक देख लिया है कि सबसे पहले तो संविधान का स्रोत के बारे में पता चलता है, फिर हमारी सरकार के स्वरूप के बारे में पता चलता है, उसके बाद हमारे जो संविधान के उद्देश्य हैं कि नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता उपलब्ध करवाना, संविधान के उद्देश्यों के बारे में पता चलता है। तथा और एक बात हमें पता चलती है हमारे संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में। तो ये सब बातें हमें जो है प्रस्तावना से स्पष्ट होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न प्रस्तावना से पूछे जा सकते हैं। जब भी कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है तो नए तरीके से प्रस्तावना से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पहली ही लाइन में भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। इसके अलावा एक प्रश्न और भी बहुत इम्पोर्टेंट बनता है प्रस्तावना से कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन से भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो वो संशोधन है 42वां संशोधन 1976। यहाँ पर इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बात 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में नहीं जोड़ी गई। तो ध्यान रखिएगा 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता। इन तीनों के अलावा भारतीय प्रस्तावना में चौथा अन्य कोई शब्द नहीं जोड़ा गया है। केशवानंद भारती
मामले में 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, तो उसके बाद ही हमारी प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया 42वें संशोधन के दौरान, और अब तक ये हमारे इतिहास में एक ही है, यानी कि एक ही संशोधन अब तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और अब आइए जान लेते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका दर्शन क्या था। हमें इस प्रस्तावना को पढ़ने से उनके दर्शन के बारे में ही पता चलता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में उस समय क्या क्या बातें चल रही थी, वो क्या क्या सोच रहे थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं में से एक संविधान निर्माता हैं जिनका नाम है ठाकुर भार्गवदास जी। ठाकुर भार्गवदास जी ने संविधान की जो प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है तथा इसे उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के उन्होंने एक ज्वेल सेट भी कहा है। इसके साथ ही एक और भी सदस्य रहे एम मुंशी जी, और के एम मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहकर संबोधित किया था। और यहाँ पर हमें सुभाष कश्यप जी को भी याद रखना होगा, क्योंकि सुभाष कश्यप जी ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात प्रस्तावना के बारे में कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और यदि प्रस्तावना आधार है तो संविधान उस पर खड़ी की गई एक अट्टालिका है। तो उनके शब्दों को भी हमें अपने दिमाग में रखना है। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रस्तावना का वर्णन करने से आपको प्रस्तावना के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इससे पढ़ कर के हमें पता चलता है कि जो प्रस्तावना है यह हमारे संविधान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन भारत के संविधान में जो स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं यह उनको रद्द नहीं कर सकती है, उनको ओवरराइड नहीं कर सकती है। साथ ही इसको न्यायालय में भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उन बातों में संशोधन नहीं किया जा सकता जिनको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। तो आप इन सब बातों को याद रखिएगा। और प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली आने वाली अपनी वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संसद की, उसकी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।